नमस्कार सभी को विश्लेषण में आपका स्वागत है। हम विजन एस का टेस्ट सीरीज कर रहे थे जिसमें हमारा 2 टेस्ट हो चुका है। ये तीसरा टेस्ट चल रहा है ज्योग्राफी का। इस टेस्ट के हमारे 39 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक ज़रूर कर देना, ऐसे चैनल की रीच बढ़ जाती है थोड़ी। और मैं रेकमेंड करूँगा 1.5 या फिर 1.25 पे देखिए, ऐसे आपका टाइम बचेगा। बेल आइकन दबाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे नोटिफिकेशन आता है, आपका टाइम वेस्ट होता है, फिर डिस्ट्रैक्शन होता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कर लेना लेकिन। Consider the following statement with reference to a river. It originates in the Rakashtal near the Mansarovar lake in Tibet. रकाशताल से देखो हमारी तो सतलज नदी निकलती है, फिर भी हम पढ़ लेते हैं पूरा। इट इज़ एन एंटीसीडेंट रिवर। एंटीसीडेंट मतलब होता है कि जैसे हिमालय ऐसे हमारा था, ये अफ्रीका से टूट के जब निकला था इंडियन सब कॉन्टिनेंट, तो जब इधर आके लगा था जो एशिया उस टाइम पे था, तो माउंटेन हिमालयाज बनने से पहले से ये रिवर थी। ठीक है, ये भी थी, इंदस भी थी, ब्रह्मपुत्र थी रिवर। जैसे गंगा नदी, यमुना नदी, ये सब बाद में बनी थी, लेकिन ये जैसे सतलज, इंदस, ब्रह्मपुत्र, ये सब नदियाँ पहले से थी। तो ऐसी नदी को हम एंटीसीडेंट रिवर कहते हैं। ठीक है, तो ये सही है। इट पासिस थ्रू द शिपकिला पास। शिपकिला पास आपका ये आपका उत्तराखंड हो गया, ये नेपाल हो गया, यहाँ पे हिमाचल है, तो हिमाचल में यहाँ पे पड़ता है शिपकिला पास। तो ये भी ठीक है, आपका ये सतलज हो जाएगा इसका आंसर। ये तो इजी क्वेश्चन था। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम। वैसे आपको ओरिजिन याद रहना चाहिए नदियों का, जैसे सतलज का है रकाशताल, झेलम का है वेरीनाग स्प्रिंग, नर्मदा का अमरकंटक प्लेट्यू वाला है, तापी का सतपुरा रेंज बैतूल से निकलती है, गोदावरी का त्र्यंबकेश्वर, कृष्णा रिवर का महाबलेश्वर। जैसे रिवर का जो ओरिजिन होता है ना, गंगा का गंगोत्री, यमुनोत्री, यमुना का, ऐसे याद होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये इसका आंसर देखते हैं हम। एक्सप्लेनेशन ज़्यादा कुछ दिया नहीं होगा, यही दिया होगा। हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम का ये पार्ट है एक। पहली बात तो ये, अब जब हिमालय अपलिफ्ट हुआ उससे पहले से कुछ नदियाँ थी, उनको हम, जो हिमालय से नदियाँ निकलती हैं वो गॉर्जेस बनाती है। हमने पिछले टेस्ट में भी डिस्कस किया था इसको। और एक सेकेंड आगे बढ़ते हैं हम। पूरा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है हमारा। सतलज रिवर के बारे में दे रखा है, देखो ये निकलता है मानसरोवर लेक, रकाश लेक से, जो कि अभी वेस्टर्न तिब्बत में है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है, जो जहाँ से इंदस निकलता है और जहाँ से ब्रह्मपुत्र निकलता है, ब्रह्मपुत्र इधर से होके आसाम से होके इधर बांग्लादेश में जाता है, उससे कुछ दूरी पे ही है मानसरोवर। मानसरोवर से ये निकलता है और फिर इससे कुछ दूरी पे इंदस निकलता है, ये जाके फिर अरेबियन सी में गिरता है पाकिस्तान होकर। मतलब आपस में निकलने का डिस्टेंस इतना कम, और दूर बहने का डिस्टेंस देखो, 1000 और 1500, 4000 किलोमीटर दूर हो जाएगा अगर पूरा हम नापें तो ये है, नेचर ऐसे ही चलता है। अब ये एंटीसीडेंट रिवर है, नॉर्थ वेस्टर्ली को ये शिपकिला से भी पास करता है। ठीक है, एंटीसीडेंट रिवर मैंने बताया था। और इसमें क्या क्या है, नंदा देवी धार, ये सब रास्ते में क्या क्या बनाता जाता है वो है। इसकी डिटेल आप पीडीएफ से पढ़ लेना बाद में। आगे हम बढ़ते हैं। ये इंडस रिवर को मिल जाता है मिठानकोट में। ठीक है, सभी रिवर्स जितने भी इंडस वाले हैं, इंडस के ट्रिब्यूटरी जाके वहाँ पे मिल जाती हैं, ज़्यादातर पाकिस्तान में। अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू बॉडी वेव्स। अच्छा, ये अर्थक्वेक वाला क्वेश्चन, देखो इस पे भी हमने क्वेश्चन पिछले सेशन में किया था, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो रहा है। देखते हैं क्या है, अगर ज़्यादा कुछ अलग होगा तो डिस्कस करेंगे। द डेंसर द मटेरियल द लोअर द वेलोसिटी। डेंसर द मटेरियल, लोअर नहीं, हायर द वेलोसिटी होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स पास में रहेंगे तो स्पीड बढ़ जाती है ऐसे। तो ये आपका गलत है, डेंसर मटेरियल होगा तो हायर वेलोसिटी होगा। पी वेव्स कैन ट्रेवल थ्रू गैसियस, लिक्विड एंड सॉलिड मटेरियल्स। पी वेव्स सब में से जाते हैं, सॉलिड मटेरियल से केवल जो होता है एस वेव जाता है, तो ये ठीक है आपका। द एस वेव कैन नॉट ट्रेवल थ्रू लिक्विड मटेरियल बट इट कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड एंड गैसियस मटेरियल। देखो सॉलिड तो ठीक है लेकिन गैसियस गलत है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। इसका आंसर 1 हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था और इसको हमने ऊपर डिस्कस भी किया काफी डिटेल में। देखो इसमें हमें इतना याद रखना है कि जो आपका एस वेव होता है उसका शेडो, उसमें था शेडो जोन का, तो शेडो जोन उसका होता है 103 डिग्री के बाद वो नहीं पाते उसको, क्योंकि बीच में जो हमारा मोल्टन स्टेट में होता है ना, वो जो कोर होता है, तो यहाँ से ऐसे ये डिफ्लेक्ट हो जाती है। ये वाला आपका शेडो जोन होता है एस वेव का, 103 डिग्री से इधर 103 डिग्री। और जो पी वेव्स होती हैं वो क्रॉस करती हैं सब में। तो पी वेव्स का यहाँ पे किस शेडो जोन होता है 103 से और 142 डिग्री तक, बस इतना याद रखना, बाकी ये तो आपको पता चल जाएगा। 3 टाइप के वेव्स होते हैं, पी वेव्स, एस वेव, एल वेव्स होती है, उसको हम सरफेस वेव्स भी कहते हैं। इसका मैं अलग से वीडियो बना दूंगा अर्थक्वेक का, उसमें डिस्कस कर लेंगे। बाकी ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, पहले भी हम कर चुके हैं, इसको देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या दिया है। टाइप्स ऑफ सिस्मिक वेव्स ये सबने ऊपर देखा था। डेंसर द मटेरियल हायर द वेलोसिटी, रीजन मैंने बताया था, क्योंकि पास पास मॉलिक्यूल्स, ऐसे भी हम देखे
फिजिक्स में भी आता है, ये केमिस्ट्री में भी आता है। अगर जितना पास पास जो भी, अगर हम कंडक्टर क्यों कंडक्ट करता है, क्योंकि वो बिल्कुल टाइटली पैक्ड होते हैं मॉलिक्यूल्स, तो वही लॉजिक है पी वेव्स। ठीक है, सेम चीज़ है, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। द टर्म वीमर ट्रायंगल, देखो वीमर आता है कहीं भी तो वो जर्मनी से रिलेटेड होता है। इतना वीमर रिपब्लिक जब हिटलर था तो उस टाइम पे भी उसको वीमर रिपब्लिक कहते थे। तो आगे बढ़ते हैं, ये कुछ जर्मनी से रिलेटेड होगा, वो जहाँ भी वीमर है सीधे सीधे आंख बंद करके जर्मनी से रिलेट कर लेना है। फोरम फॉर डायलॉग एंड कोऑपरेशन ऑफ ब्रिक्स कंट्री, बिल्कुल नहीं, गलत है, ब्रिक्स का इससे कोई लेना देना। रीजनल अलायंस ऑफ फ्रांस जर्मनी, देखो जर्मनी आ गया ना, यही होगा आंसर इसका। पोलैंड एंड टू प्रमोट कोऑपरेशन बिटवीन इन क्रॉस बॉर्डर यूरोपियन इशू, अगर नहीं भी पता है तो भी हम गेस कर लेंगे, आगे पढ़ते हैं तो समझ में आ जाएगा। साइंटिफिक डिवाइस टू एब्जॉर्ब रेडियो एक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट, गलत। जोन ऑफ हाई वॉल्केनिक एक्टिविटी इन पैसिफिक रीजन, ये भी गलत है। ठीक है, तो आपका आंसर होगा इसका बी, वीमर आया तो जर्मनी से ही होगा। आप देख लेते हैं आंसर इसका, एक्सप्लेनेशन। अब तक हमने तीनों क्वेश्चन किए, बिल्कुल ईजी थे। एक तो बिल्कुल ऊपर वाला अर्थक्वेक वाला तो ऊपर हमने किया भी था। वीमर ट्रायंगल ये पोलैंड, जर्मनी और फ्रांस का एक अलायंस है, रीजनल अलायंस है, 1991 में बनाया है, क्रॉस बॉर्डर यूरोपियन इशू को सॉल्व करने के लिए है। ठीक है, कुछ है नहीं इतना इंपॉर्टेंट, आगे बढ़ते हैं, करंट अफेयर से पूछा हुआ है। ये बात याद रखना कि वीमर होता है तो जर्मनी से रिलेशन होता है उसका। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स क्या होते हैं, जो ट्रॉपिक्स में साइक्लोन नहीं आते, वो जो ट्रॉपिक से दूर आते हैं उनको एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन आते हैं। मतलब कि ट्रॉपिक से दूर यानी कि 30 से 60 डिग्री के बीच में आएगा, जो नॉर्थ या साउथ की तरफ भी, तो वो आपका एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन होगा। तो दे आर कैरेक्टराइज्ड बाई वार्म कोर, वार्म कोर नहीं होता इनका, ठंडा कोर होता है, क्योंकि एक तो ये उनसे दूर भी है और इनमें जो वो होता है ना इन्फ्लुएंस, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का कोर हॉट हो सकता है, लेकिन ये दूर रहते हैं तो इनका कोर ठंडा रहता है, तो ये गलत है आपका। दे कैन ओरिजिनेट ओवर बोथ लैंड एंड सी, ये बिल्कुल ठीक है, ऐसा होता भी है। जैसे अमेरिका में आते हैं ना ब्लिजार्ड, ब्लिजार्ड आपने नाम सुना होगा, अब इस पे मेंस में क्वेश्चन भी आया था इससे कोई मेक्सिको पे इस बार ही 2024 में। तो ये सही है आपका, दोनों लैंड और सी दोनों पे आ जाते हैं। दे कैन मूव फ्रॉम ईस्ट, सॉरी वेस्ट टू ईस्ट, ये सही है, इधर से इधर को जाते हैं, वेस्ट टू ईस्ट को। और जो हमारा ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो आपका ईस्ट टू वेस्ट जाता है, जैसे बे ऑफ बंगाल हमारा इधर है, तो अब देखेंगे कभी तो इधर से इधर आता है वो साइक्लोन, क्योंकि ट्रॉपिकल साइक्लोन। और ये वाला जो अमेरिका में आता है वो इधर से इधर चलते हैं, तो वेस्ट टू ईस्ट है। ठीक है, तो इसका आंसर होना चाहिए 2 और 3, बी हो जाएगा इसका। एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं हम। The system developing in the mid and high latitudes, mid and high latitudes by 60 to 30 to 60 कह सकते हैं। Beyond the tropics are called middle latitudes और extra tropical cyclones। इसका एग्जांपल आप ब्लिजार्ड दे सकते हैं, ब्लिजार्ड इसमें पता नहीं दिया है कि नहीं, और इसका कैसे बनता है वो दिया है। द पैसेज ऑफ द फ्रंट कॉजेज अब्रप्ट चेंजेस, जैसे देखो दो फ्रंट मिलते हैं ना जब कोल्ड या हाई, तो अब्रप्ट चेंजेस वहाँ पे वेदर कंडीशन बदल, आंधी तूफान आने लगते हैं। Extratropical cyclone form a polar front. Extratropical cyclone have a clear frontal system which is not present in ट्रॉपिकल साइक्लोन। इनका जो फ्रंटल सिस्टम होता है बिल्कुल स्पष्ट होता है, जो कि ट्रॉपिकल साइक्लोन में नहीं होता है। और इनका देखो कोर होता है वो कोल्ड होता है, और ये डिराइव एनर्जी करता है, एनर्जी ऑफ पोटेंशियल एनर्जी व्हेन कोल्ड एंड वार्म एयर मास इंटरैक्ट। ये तो फ्रंट का ये डेफिनेशन ही होता है, कोल्ड और वार्म एयर मिलता है। ठीक है, ये लार्ज एरिया कवर करता है, ये लैंड और सी दोनों पे बन सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखो ये इंपॉर्टेंट है, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है वेस्ट टू ईस्ट चलता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन का ईस्ट टू वेस्ट चलता है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगले प्रश्न में चलते हैं। माउंट विसुवियस, ये माउंट विसुवियस बिल्कुल आपके एक लाइन बाय लाइन उसमें दिया है, जीसी लियोंग में, ये आपका इटली में था, देख लेते हैं क्या दिया है। वॉल्केनिक माउंटेन इन द इज लोकेटेड इन द फॉलोइंग कंट्री, इस पर एक डॉक्यूमेंट्री भी है, बहुत अच्छी है, देखना, मतलब अच्छी क्या है, मतलब अनफॉर्चुनेट इंसिडेंस था। विसुवियस में 56 या फिर 60 समथिंग बीसी में, 62 बीसी में लोग आराम से बिल्कुल थे, अचानक से वॉल्केनो ये ज्वालामुखी फटा और लोगों को भागने को भी टाइम नहीं मिला, उनके अंदर ही वॉल्केनो मटेरियल कास्ट हो गया। मतलब अभी भी वहाँ पे ह्यूमन बॉडीज मिलती हैं ऐसे बिल्कुल जीर्ण शीर्ण अवस्था में, उनके अंदर वो मटेरियल कास्ट हो चुका है, वो हड्डी मतलब पत्थर बन गए इंसान ही। तो ये इटली में है आपका, कोस्टल पे है माउंट विसुवियस। आंसर देखते हैं इसका क्या एक्सप्लेनेशन दिया है। देखो ये एक सेकंड, इटली का मैप है ये। अभी यहाँ पे इटली में एक और अभी कोई रिसेंटली वॉल्केनो निकला था, ये रहा विसुवियस आपका, नेपल्स में है। ठीक है,
ये मेजर वॉल्केनो आपका एक। माउंट एटना भी देखो वहीं पे है, एटना में ये भी शायद जल्दी हुआ था। स्ट्रोम्बोली भी है, ये सब आपके जीसी लॉन्ग में दिया है वॉल्केनो वाले चैप्टर में। तो ये आपका हुआ था 79 एडी, मैंने 62 बोला था, देखो 79 एडी में हुआ था ये, और बहुत ही भयानक था ये, मतलब इसका वीडियो देख लेना यूट्यूब पे मिल जाएगा। अगले प्रश्न में हम चलते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, प्रेरीज आर नॉर्मली एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। प्रेरीज देखो ग्रासलैंड होता है, ये नॉर्थ अमेरिका में मिलता है, ये तो बिल्कुल ईजी था। प्रेरिस आपका नॉर्थ उधर मिलता है, वेल्ड होता है, एक फील्ड कहते हैं उसको, साउथ अफ्रीका में मिलता है। डॉन होता है उधर, डॉन कहाँ का है यार, डॉन शायद अर्जेंटीना का है, फिर पैम्पस नहीं, पर पैम्पस अर्जेंटीना का है। कैंटरबरी न्यूजीलैंड में होता है, वैसे ही ऑस्ट्रेलिया में भी कुछ होता है। तो ये ग्रासलैंड है, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका का है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। प्रेरीज आर फ्लैट फर्टाइल लैंड डोमिनेटेड बाई ग्रास, देखो ग्रासलैंड है ये। और ये आपका, इसको मैंने ऐसे याद किया था कि पेरिस तो वैसे फ्रांस की राजधानी है, लेकिन पेरिस आपको मिलता है यूएस में। ऐसे याद करना, याद हो जाएगा, मतलब थोड़ा उटपटांग रहेगा तो याद आ जाएगा। तो ये रॉकी माउंटेन जैसे जैसे बढ़ते गया उस टाइम पे बना है। दे ग्रू टॉलर एंड टॉलर बिकॉज ऑफ द प्लेट टेक्टोनिक्स, ठीक है। नॉर्थ अमेरिकन प्रेरी इज आइडियल फॉर एग्रीकल्चर, इन फैक्ट 2 मिलियन एकड़ ऑफ नॉर्थ अमेरिकन प्रेरी, लेस देन 1% इज नॉट यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, मतलब यहाँ पे बहुत ही इंटेंसिव खेती होती है, ये बात याद रखने योग्य है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग, द मेघालय प्लेट्यू, कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू, रांची प्लेट्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द प्लेट्यूज गिवन अबव इज अ पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू। मेघालय प्लेट्यू ये ऐसे होता है हमारा इधर का, तो कार्बी एंगलोंग तो मान लो यहाँ है, मेघालय यहाँ पे, ठीक है, रांची प्लेट्यू यहाँ पे, छोटा नागपुर, तो ये सभी पार्ट है पेनिनसुलर प्लेट्यू का। तो इसका आंसर 1 2 3, हाँ 1 2 3, इसका आंसर डी होना चाहिए, ये सभी पार्ट है। तो हमारे पेनिनसुलर प्लेट्यू ऑलमोस्ट यहाँ पे जो दिल्ली रीज है वहाँ से मान के ऐसे मानते हैं हम, ठीक है, ऐसे कुछ, तो ये जितना इतने में आ जाता है, सब पेनिनसुलर प्लेट्यू का पार्ट है। देखते हैं एक्सप्लेनेशन, इसका आंसर हम डी लगाते हैं। अब मैक्रो वेरिएशंस दिया है कि इसमें क्या क्या बांटा है, नॉर्दर्न प्लेन, नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन, आइलैंड, इन 6 भागों में भारत को बांटा है फिजियोग्राफिकली। अब देखो इसमें कहाँ से कहाँ तक आता है, ये देखो यहाँ से शुरू होता है आपका, मानते हम, ये मैंने पीछे बनाया था, यहाँ से शुरू होके ये साउथ तक, यहाँ तक पेनिनसुलर प्लेट्यू मानते हैं हम, और ये एक्सटेंड होता है आपका, इधर मालदा फॉल्ट है बांग्लादेश के पास में, तो ये आपका एक्सटेंड होता है मेघालय प्लेट्यू, इधर कार्बी आंगलोंग भी है, तो ये सब आता है आपका उसमें पेनिनसुलर प्लेट्यू में, ठीक है। दिल्ली रीज इसका देखो नॉर्थ वेस्टर्न एक्सटेंशन है, दिल्ली में माउंटेन है ना उधर, साउथ दिल्ली के पास में है, तो ठीक है, आगे चलते हैं। आप उधर भी जाएंगे तब भी दिखेगा, कुतुब मीनार साइड में जाएंगे तो भी आपको थोड़ा थोड़ा रीजन्स दिखेंगे। रायसीना हिल भी पहले माउंटेन ही था थोड़ा बहुत, जिस पे अभी आज राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। अगले प्रश्न चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वॉल्केनो एंड अर्थक्वेक्स। इसमें क्या पूछना चाहता है ये, स्टेटमेंट 1, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वॉल्केनोज कोइंसाइड विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक ऑन अर्थ, बिल्कुल ठीक है। वॉल्केनो कब होता है, जब टेक्टोनिक मूवमेंट होती है तो यहाँ पे वॉल्केनो होता है, या फिर मैग्मा बहुत ज़्यादा ऊपर आता है तो ये यहाँ पे प्लूम बना के निकल जाता है, तो यहाँ पे होता है आपका वॉल्केनो। और टेक्टोनिक मूवमेंट के कारण ही अर्थक्वेक भी होता है। वॉल्केनो एंड अर्थक्वेक कैन हैपन ओनली एट अ कन्वर्जेंट प्लेन बाउंड्री, बिल्कुल गलत है। कन्वर्जेंट मतलब ये होता है कि दो प्लेट आपस में इधर को आ रहे हैं, डाइवर्जेंट प्लेट पे भी होता है ये, अगर प्लेट इधर से उधर खिसक रहे हैं तब भी वॉल्केनो यहाँ से निकल सकता है, या फिर अर्थक्वेक आ सकता है, ऊपर नीचे हो, वर्टिकल या फिर साइड बाई साइड। तो पहला तो आपका सही है, दूसरा आपका गलत है, तो मतलब कि स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ सेकंड, इसका आंसर भी होना चाहिए। इजी था ये भी क्वेश्चन, ये शुरू वाले टेस्टिंग के इजी रहते वैसे। एक सेकेंड, इसका आंसर सी दे रखा है, एक सेकेंड यार, कुछ गड़बड़ हो गया, कुछ गड़बड़ है, एक सेकेंड, नहीं ये सेकेंड स्टेटमेंट तो गलत ही, एक्सप्लेनेशन की तो बात ही है, देखो मैंने गलत पढ़ दिया, ये देखो ये सेकेंड एक्सप्लेनेशन नहीं, ये गलत है, वैसे ही स्टेटमेंट ही गलत है, क्योंकि डाइवर्जेंट प्लेट पे भी तो होता है, मैंने बोला भी था यहाँ पे, तो मैंने वो ऑप्शन गलत लगा दिया, इसका आंसर सी होगा, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में वही दिया होगा। अर्थक्वेक और वोल्केनो कोइंसाइड करते हैं, ठीक है, जहाँ भी होता है,
पैसिफिक रिंग ऑफ फायर जो हमारा मेजर पॉइंट होता है वहाँ पे जो इंडोनेशिया के पास में है, जैसे कि ये भारत है, यहाँ पे इंडोनेशिया है, मलेशिया, ये सब है, तो ये वाला आपका पैसिफिक रिंग ऑफ फायर कहते हैं इसको। तो यहाँ पे ज़्यादातर वोल्केनो और अर्थक्वेक आते हैं, और ये डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट दोनों बाउंड्रीज पे होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 47th, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सोवरिन गोल्ड बॉन्ड। सोवरिन गोल्ड बॉन्ड देखो सरकार ले आई थी काफ़ी पहले, मतलब शुरू में जब भाजपा की सरकार आई थी उस टाइम पे ले आए थे लोग, क्योंकि लोग अपने पास सोना रख रहे थे, उसको कोई फ़ायदा नहीं घर में रखने का, ऐसे उसको अगर बॉन्ड में कन्वर्ट करते हैं तो सरकार सोने का यूज़ कर सकती है, और उनको इंटरेस्ट भी देने को सरकार बोली थी, उसके लिए था सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। इस बार बजट में लेकिन इस पे सरकार ने कुछ मतलब नेगेटिव स्टेप ही लिए हैं, तो अब ये स्कीम उतना ज़्यादा पॉपुलर है नहीं, फिर भी पढ़ लेते हैं। द सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम वाज लॉन्च्ड इन विद एन ऑब्जेक्टिव रिड्यूसिंग द डिमांड ऑफ फिजिकल गोल्ड। ठीक है, ये तो ताकि लोग फिजिकल गोल्ड में ना इन्वेस्ट करें, बॉन्ड में इन्वेस्ट करें जब उनको पैसा उतना ही मिल रहा है। तो दीज बॉन्ड्स आर इशूड बाय द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इशू रिजर्व बैंक करता है, ठीक है, ये लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मतलब आम आदमी तक पहुंचाते हैं कमर्शियल बैंक, जो जिसको हम एससीबी कहते हैं, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक उसमें पार्ट है, लेकिन इशू करता है आरबीआई, तो दूसरा गलत है, कहीं सा आंसर 1 हो जाएगा। पूरा कहानी नहीं पड़ेगा हम लोग, एक्सप्लेनेशन में बहुत ज़्यादा दिया रहता है इनके में, अच्छा बहुत ज़्यादा तो है नहीं, लेकिन देखो तो ये 2015 में शुरू हुआ है, इसको गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के अंदर शुरू किया गया था, और इस पर कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगना था, लेकिन अभी शायद इस पर पुनर्विचार कर लिया है कुछ, वैसे सरकार पीछे तो हटेगी नहीं, लेकिन अब से ये उतना पॉपुलर स्कीम नहीं है, और इसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू अलुवियल सॉइल इन इंडिया। अलुवियल सॉइल इज जनरली रिच इन फॉस्फोरस बट पुअर इन पोटाश। उल्टा लग रहा है कुछ, रिच इन फॉस्फोरस, रिच इन पोटाश होता है और पुअर इन फॉस्फोरस है, जो कि हम सब्सिडी वो फर्टिलाइजर भी यूज करते हैं, एनपीके, नाइट्रोजन, पोटाश और फॉस्फोरस और पोटेशियम। तो ये हमारा रिच इन पोटाश होगा और पुअर इन फॉस्फोरस होगा। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो जाता है। अलुवियल सॉइल दो टाइप के होते हैं ना, एक खादर और बांगर, दो होता है। खादर वो होता है जो आपका पास में मिलता है नदी के, और बंगाल दो दूर होता है जो। तो अलुवियल सॉइल भारत में सबसे ज़्यादा मिलता है वैसे, मतलब पूरे सॉइल में, ये हमने क्वेश्चन किया भी था ऊपर सेशन में पिछले वाले। सैंड कंटेंट इन सॉइल डिक्रीजेस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, मतलब कि मान लो कि भारत है तो ईस्ट टू वेस्ट, इधर को ईस्ट टू वेस्ट सैंड कंटेंट घटेगा बढ़ेगा। देखो ईस्ट टू वेस्ट तो ये हो गया ना, जैसे अगर हम वैसे ले तो माउंटेनियस, अगर सॉइल तो माउंटेनियस वाले ही बनाते हैं नदियाँ, तो ऑलिवियल सॉइल अगर हम इधर जैसे गंगा नदी का ही ले लो तो इधर से सेडिमेंट, इधर सैंड बढ़ता है, ध्यान से देखें अगर हम, तो ईस्ट टू वेस्ट बोला है, तो अगर हम बंगाल से उत्तराखंड जाएं तो सैंड कंटेंट बढ़ता है इधर, क्योंकि इधर चिकनी मिट्टी होती जाती है जैसे जैसे नीचे जाता है, ऊपर बोल्डर्स वगैरह सैंड ऊपर ज़्यादा रहता है, तो ये भी आपका गलत है, ईस्ट टू वेस्ट। अगर वेस्ट टू ईस्ट रहता तब समझ में आता है, ईस्ट टू वेस्ट में गलत है, तो इसका आंसर होना चाहिए डी, नन ऑफ द अबव। बिल्कुल ठीक है, आंसर डी है इसका। एक सेकंड में थोड़ा पानी पी लूँ। देखो डिपॉजिटिंग सेडिमेंट से बनता है अलुवियल सॉइल, ये तो पता है, मैं दो टाइप का होता है, खादर और बंगर, ये भी पता है मैंने। मेन इंपॉर्टेंस में ये था कि रिच इन पोटाश है और पुअर इन फॉस्फोरस है, उल्टा लिखा था पीछे, और यहाँ पे इंटेंस कल्टीवेशन होता है, पता ही है आपको सबको, गंगा नदी के किनारे में। अलुवियल सॉइल आर मोस्ट वाइड स्प्रेड, ऑलमोस्ट 40% ऑफ सॉइल भारत का यही कवर करता है। और ये जो ईस्ट वेस्ट वाला जो मैंने लॉजिक बताया था, देखो यहाँ पे वैसे ही लिखा है, गंगा नदी का, ब्रह्मपुत्र वैली का, ठीक है। सैंड कंटेंट डिक्रीजेस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, अगर वह लॉजिकली भी सोचें तो ऊपर माउंटेन से जब टूट के गिरेगा तो बड़ा रहेगा ना, और नीचे जैसे जैसे जाता है मिट्टी बनता जाएगा, तो सैंड कंटेंट वैसे ही घटता जाएगा। अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, विद रेफरेंस टू एनिमल स्पीसीज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एलिफेंट द मोस्ट मेजेस्टिक मैमल्स नेचुरली फाउंड इन हॉट वेट फॉरेस्ट ऑफ असम। इस बार एलिफेंट इंपॉर्टेंट है भाई, देखना, क्योंकि नैरोबी केन्या वगैरह में अभी सूखा पड़ा था, तो एलिफेंट काट के खाने की बात कर रहे थे वो लोग, 850 एलिफेंट तो नैरोबी में काटने वाले थे, लेकिन अभी शायद रुक गया था बीच में वो, तो एलिफेंट इस बार इंपॉर्टेंट है। इस एलिफेंट पे पहले भी क्वेश्चन आ चुके हैं यूपीएससी में।
तो आर फाउंड इन हॉट वेट फॉरेस्ट ऑफ आसाम। ये ठीक है, मिलते हैं हाथी बहुत ज़्यादा। वन हॉर्न राइनोसोरस आर नेचुरल, अभी फिलहाल भारत में से लगभग 30,000 के आसपास हाथी है टोटल। वन हॉर्न राइनोसोरस आर नेचुरली फाउंड इन स्वैम्पियन मार्शी लैंड, ठीक है, ये भी आपको मिलते हैं। वहाँ का तो स्टेट एनिमल भी है राइनो, आसाम का। और स्वैम्पी और मार्शी लैंड लिखा है, जो रणथंबोर वाला है इलाका, वहाँ पे नदियाँ ज़्यादातर बाढ़ हो जाता है ब्रह्मपुत्र नदी में, फिर वो इलाका स्वैम्पी मार्शी रहता है ज़्यादातर, तो वहाँ पे मिलते हैं बहुत सारे। वाइल्ड एस इज नेचुरली फाउंड इन एरिड एंड डेजर्ट एरिया, बिल्कुल ठीक है, वाइल्ड एस पे क्वेश्चन आ चुका है, चीरबत्ती वाला। तो वाइल्ड एस आपका मिलता है गुजरात में, वहाँ पे जो क्या कहते हैं, क्या नाम था, अमिताभ बच्चन उनका ऐड करते हैं यार, जो सैंड डेजर्ट है ना वहाँ पे, सॉल्ट फ्लैट, वहाँ पे मिलता है वाइल्ड एस। तो ये भी एरिड डेजर्ट एरिया है वहाँ पे, तो यहाँ पे मिलता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ऑल थ्री आर करेक्ट। इंडिया इज अबंडेंट इन फाउना, ठीक है, भारत तो मेगा डाइवर्स कंट्री है, ये सबको पता है। अब एवियन पॉपुलेशन की 13 पॉपुलेशन यहाँ पे मिलती है, 2000 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स है, इतने टाइप के फिशेस है, ठीक है ये सब। एलिफेंट आर द मोस्ट मेजेस्टिक एनिमल्स अमंग मैमल्स, और ये आपको मिलते हैं हॉटवेट फॉरेस्ट ऑफ आसाम, कर्नाटक एंड केरला। वन हॉर्न राइनोसोरस आर लिविंग एनिमल्स इन स्वैम्पी एंड मार्शी एरियाज, वेस्ट बंगाल, और यहाँ पे मिलते हैं। पहले राइनोसोरस आपको उत्तर प्रदेश ये सब में मिलते हैं, उत्तर प्रदेश में भी एक है ना वो क्या नाम है उसका, दुधवा नेशनल पार्क, वहाँ पे भी राइनोस मिलते हैं, लेकिन वन वन हॉर्न वाले नहीं है वो, एक बार कंफर्म कर लेना, लेकिन वहाँ पे भी राइनोस मिलते हैं। अब वन हॉर्न है कि नहीं ये मुझे 100% श्योर नहीं। एरिड एरियाज ऑफ रन ऑफ कच्छ, हाँ रन ऑफ कच्छ, ये मैं कहना चाहता भूल रहा था, उसमें थार डेजर्ट, यहाँ पे आपको वाइल्ड लाइफ मिल जाता है कैमल्स रिस्पेक्टिवली। आगे बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 58। With reference to Food Corporation of India (FCI), consider the following. It comes under the Ministry of Consumer, Food and Public Distribution, बिल्कुल ठीक है। Its main responsibility include purchasing, storing and transporting, distributing, selling food grains and other essential food items, ये भी ठीक है, दोनों ठीक है बिल्कुल। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एफसीआई ने अच्छा रीसेंट करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, इन्होंने रीसेंट ऑथराइज किया 10,000 करोड़ रुपए अपनी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी बढ़ाने के लिए, 10,000 करोड़ से 21,000 करोड़ कर दिया, सॉरी। तो इनका काम क्या क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में आते हैं, मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर में। इनको 1965 में बनाया गया है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ एक्ट ऑफ 1964 से। इनका काम है परचेज करना, जो एमएसपी पे होता है, स्टोर करना, ट्रांसपोर्ट करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, सेल करना फूड ग्रेन्स एंड अदर एसेंशियल फूड आइटम्स, फूड से रिलेटेड ही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। कंसिडर द फॉलोइंग। पन्ना अगस्तमालाई, देखो पन्ना मध्य प्रदेश में, अगस्तमालाई तमिलनाडु में है, सिमलीपाल आपका उड़ीसा में है, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में, डिब्रू साइखो आसाम में है। पूछा गया इसमें, हाउ मेनी अबव आर द बायोस्फीयर रिजर्व्स अंडर इंक्लूडेड अंडर यूनेस्को वर्ल्ड चैम्पियंस नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, ये एलीट नेटवर्क होता है, इसमें सभी नहीं होते हैं। शायद भारत में 18 है जो कि इसके पार्ट हैं, 18 बायोस्फीयर रिजर्व भारत में पूछा जाती है, इसमें से कौन सा नहीं है। पन्ना तो है, देखो भाई, अगस्तमालै भी है, सिमलीपाल भी है, पंचमढ़ी भी है, बिल्कुल पंचमढ़ी यूनेस्को हेरिटेज साइट भी है, नहीं वहाँ पे है ना वो खजुराहो का मंदिर, वहाँ पे वो है। तो डिब्रूगढ़ साइकोवा वाला नहीं है आपका, ये डिब्रू साइकोवा वाला, ये आपका यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर में नहीं आता है। आसाम, अरे वहाँ पे अंडमान का भी एक है, क्या नाम है उसका, देखते हैं अभी एक्सप्लेनेशन में दिया होगा कहीं। तो आपका ये आपका इसका आंसर होगा ओनली 4, 18 हैं, देखते हैं कौन कौन से हैं, लेकिन वो आसाम वाला नहीं है। देखो ये ऐसे पढ़ते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, देखो सबसे पहले कोर एरिया होता है, फिर बफर जोन होता है, ट्रांजिशन जोन होता है। ट्रांजिशन जोन में रहने, फोटो खींचने, पढ़ने लिखने की आज़ादी होती है। कोर एरिया में केवल आप स्टडी पर्पज से जाते सकते हैं, बाकी कुछ काम के लिए नहीं जाने देंगे, जो बिल्कुल ही कोर होता है फॉरेस्ट का। आप देख लेते हैं हम, 18 बायोस्फीयर रिजर्व में भारत में, ये मैंने बताया था अभी, और 18 बायोस्फीयर रिजर्व इसको मैनेज करता है वर्ल्ड नेटवर्क का बायोस्फीयर रिजर्व, यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंदर आते हैं। इसमें कौन कौन से, सुंदरबन, नंदा देवी उधर है आपका उत्तराखंड में, गल्फ ऑफ मन्नार ये तमिलनाडु के पास में, नीलगिरी कल तमिलनाडु में, नोकरेक 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 किधर है यार, ये देख लेना, शायद नॉर्थ ईस्ट में होगा क्या, देखना पड़ेगा एक बार।
देखो ग्रेट निकोबार यही कह रहा था मैं, अंडमान वाला। सिमलीपाल आपका उड़ीसा में, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश, अचानकमार अमरकंटक मध्य प्रदेश, अगस्त्यमाली तमिलनाडु, कंचनजंगा सिक्किम एंड पन्ना मध्य प्रदेश, ठीक है। और ये सब आपका नहीं है, नॉट पार्ट ऑफ मानस वगैरह। आगे चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 52 सॉरी। A small border village known as the gateway to picturesque Run of Kutch, देखो रन ऑफ कच्छ से दूसरा क्वेश्चन आ रहा है फिर से, has been awarded the prestigious title of best tourism village by UN tourism organization. It celebrates a rich tradition of भूंगा हट्स आर्किटेक्चर, रोगन आर्ट गुजरात में होता है ये, एंड लोकल हैंडीक्राफ्ट। तो मांडवी, बाड़ा, धोर्दो, भून, इसका आंसर धोर्दो होगा, क्योंकि आपने अगर तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते होंगे तो उसमें एक एपिसोड में वो लोग गए थे धोर्दो गुजरात रन ऑफ कच्छ में ये काइट फेस्टिवल मनाने, तो ये धोर्दो का ही है ये सब डिटेल, उसमें ये आर्किटेक्चर ये सब कुछ दिखाया है, भगुना हर्ट्स ये सब, रोगन आर्ट, वो कपड़े भी वो लोग अलग से पहन के आते हैं उसके लिए। तो इसका आंसर धोर्दो ही था, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, धोर्दो गुजरात में है वो, गुजरात टूरिज्म इसको काफ़ी प्रमोट भी करता है। इन 2023 धोर्दो विलेज को दिया गया है ये वर्ल्ड यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड, और ये रन उत्सव होस्ट करते हैं, बेस्ट टूरिज्म विलेज मिला इनको अवार्ड। इनको विलेज प्रमोट भगुना हाउस है, लोकल हैंडक्राफ्ट, रोगन आर्ट, रन उत्सव, टेंट सिटी यहाँ पे बनाते हैं बहुत बड़े एरिया में। और इस बार गुजरात जो टेबलो होता है वो रिपब्लिक डे पे जो परेड के साथ में, उसमें धोर्दो को ही दिखाया गया था। अगले प्रश्न में हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। लेटराइट सॉइल पैडी, नहीं लेटराइट सॉइल में पैडी नहीं होता है प्रोमिनेंट क्रॉप। पीटीएन मार्शी सॉइल, पीटीएन मार्शी सॉइल, कैशियो आपका लेटराइट सॉइल में होता है क्योंकि वहाँ पे बारिश थोड़ा कम है और वो मिनरल्स हैं जो कैशियो को चाहिए। पीटीएन मार्शी सॉइल में आपका ये हो सकता है पैडी, क्योंकि पानी इसको ज़्यादा चाहिए होता है। रेगुड सॉइल यानी कि ब्लैक सॉइल होता है, और ब्लैक सॉइल में कॉटन बिल्कुल सही है, ये तीसरा सही है आपका, और बाकी दो गलत है, इसका आंसर ओनली वन हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम, किधर गया एक्सप्लेनेशन इसका, हाँ ये रहा। द लेटराइट सॉइल डेवलप्स इन एरिया विद हाई टेम्परेचर, देखो कल भी हमने किया था ये, 3-4 क्वेश्चन रिपीट हो चुके हमारे पिछले सेशन से। हायर रेनफॉल, यार सॉरी एक सेकंड, हायर रेनफॉल इज द रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग, लीचिंग होता है पानी का पर्कुलेशन होता है जो नीचे, तो बहुत ज़्यादा पानी बारिश होगी तो मिनरल्स होंगे नीचे, मतलब बैठते जाएंगे, तो इसमें इसमें ऐसे में आपका कैशियो नट जो कि काजू होता है वो ज़्यादा हो जाएगा। रेड सॉइल आपका तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला में है। देखो पुअर होगा ऑर्गेनिक मैटर में, क्योंकि सब तो बारिश में बह जाएगा, नाइट्रोजन, फॉस्फेट, कैल्शियम सब में बारिश में बह जाने का, और इसलिए आयरन ऑक्साइड इसमें ज़्यादा होगा, और पोटैश होगा ज़्यादा, इसलिए लाल भी दिखता है मिट्टी, थोड़ा सा ब्राउन, मतलब लाल और येलो के बीच का। नॉट सुटेबल कल्टिवेशन ऑफ पैडी, पीटी और मार्शी सॉइल में आपका पैडी हो सकता है, 40% ऑफ ऑर्गेनिक मैटर होता है, ब्लैक हैवी हाई एसिडिक होता है पीटी सॉइल, और दे आर पुट अंडर पैडी कल्टिवेशन, जैसे कि वेस्ट बंगाल में होता है बहुत ज़्यादा, उत्तर प्रदेश बिहार में भी होता है। रेग्यूर सॉइल आपका ब्लैक सॉइल होता है, यहाँ पे सबको पता है कॉटन होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, F100 प्रोजेक्ट, F100 प्रोजेक्ट आपका अफ्रीका के देशों में हुआ था ये, एक वो भी बनाना, जैसे ये आपका मान लो ये अफ्रीका है, तो ये वाला हिस्सा ना जहाँ पे सारा डेजर्ट है, तो इधर डेजर्टिफिकेशन बढ़ रहा था, तो इसको रोकने के लिए यहाँ पे ये बहुत लंबा 5 किलोमीटर वाइड शायद पेड़ लगाने वाले थे, तो ये भी पेड़ से रिलेटेड वाला ही प्रोजेक्ट था, एफ प्रोजेक्ट 100 वाला ही। और लैंडस्केप रियोनिटी अफ्रीका प्रोजेक्ट, फॉरेस्ट लैंडस्केप रिस्टोरेशन इनिशिएटिव, यही है इसका आंसर। यूएन पीस कीपिंग मिशन, ये सब गलत है। अ प्रोजेक्ट दैट एम्स टू रिस्टोर डिग्रेडेड, अफ्रीकन यूनियन इनिशिएटिव टू एम टू रीच 1 मिलियन एमएसएमई बाय एंड ऑफ 2024, नहीं एमएसएमई, ये सब गलत है। देखो फॉरेस्ट से रिलेटेड था, पहले पढ़ते ही आंसर आ गया था हमारा, वैसे भी लेकिन आगे पढ़ना होता है मैं, क्योंकि क्या पता आगे कुछ इससे सूटेबल मिल जाए, तो इससे सूटेबल कुछ नहीं है, तो इसका आंसर यही होना चाहिए। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, और ये वाला जो ग्रीन कॉरिडोर में बता रहा हूँ ये देख लेना, इसका वीडियो मिल जाएगा तुम्हें, डॉक्यूमेंट्री वगैरह थोड़ा बहुत देख लेना चाहिए, उससे बहुत ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाती है। आंसर इसका ए दे रखा है, ठीक है। साइज ऑफ फ्रांस, मतलब ये जंगल लगाने वाले हैं, साइज ऑफ फ्रांस का F100 इनिशिएटिव, ये इसका फुल फॉर्म है।
इसको 2015 में COP21 में शुरू किया गया है। इसको शुरू किया अफ्रीकन यूनियन डेवलपमेंट एजेंसी ने। इसका एम है 100 मिलियन हेक्टेयर पौधे लगाना 2030 तक। आगे बढ़ते हैं, इसमें 34 कंट्री पार्टिसिपेट करें, 130 मिलियन हेक्टेयर लैंड एरिया है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द कॉनिफरस फॉरेस्ट। कॉनिफरस मतलब इसके पेड़ ऐसे होंगे, ठीक है, जो क्रिसमस वाले पेड़ होते हैं ना, ऐसे इसके पेड़ ऐसे होते हैं, ठीक है। कॉनिफरस फॉरेस्ट इन साइबेरियन क्लाइमेट आर द रिचेस्ट सोर्स ऑफ सॉफ्टवुड। बिल्कुल ठीक है ये, क्योंकि यहाँ पे देखो इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट में क्या होता है, अलग अलग टाइप के बहुत सारे पेड़ होते हैं ऊपर से नीचे तक, तो वहाँ पे हम लंबरिंग नहीं कर सकते, मतलब कि वहाँ पे लकड़ी का उतना एक्सटेंसिव हम यूज़ नहीं कर सकते हैं जितना कि हम इधर साइबेरियन क्लाइमेट वाले में, जो एक ही टाइप के बहुत ज़्यादा पेड़ मिलते हैं तो इंडस्ट्री वगैरह बिल्कुल सूटेबल बन जाती है। तो सॉफ्टवुड का ये रिचेस्ट सोर्स है, ठीक है, कॉनिफरस फॉरेस्ट। मेजर स्पीसीज ऑफ कॉनिफरस फॉरेस्ट आर पाइन, फर, स्प्रूस, लार्च। बिल्कुल ठीक है। आपका यहाँ पे माउंटेन रीजन में भारत में भी मिलते हैं कुछ इसके पेड़ कॉनिफरस फॉरेस्ट के। द लीव्स ऑफ द ट्री आर स्मॉल, थिक, लेदरी एंड निडल शेप। बिल्कुल ठीक है, ये निडल शेप ऐसे रहता है इसका पौधा, ऐसे ऐसे, तो ये इसलिए ऐसे रहता है कि बारिश अगर जैसे बर्फ़ गिरता है ना इधर ऐसे वाले क्लाइमेट में, तो बर्फ़ ऐसे सरक जाए नीचे को, तो ये काफ़ी टाइम तक ऐसे विद स्टैंड कर सकते हैं। तो ये सब थिक होता है, लेदरी होता है और निडल शेप होता है। बिल्कुल ठीक है, इसका आंसर सी होना चाहिए, तीनों ही करेक्ट है। एक्सप्लेनेशन देखते हो। कनिफरस ट्रीज आर वेल अडेप्टेड टू विदस्टैंड इन इनहॉस्पिटेबल एनवायरनमेंट। इनहॉस्पिटेबल मतलब बहुत ही ज़्यादा ठंडों की तब भी रह लेंगे। साइबेरियन और कूल टेम्परेचर टाइप ऑफ क्लाइमेट। यूरेशिया में मिलते हैं, जो यूरल माउंटेन वाला इलाका है। नॉर्थ अमेरिका में मिलते हैं, रिचेस्ट सोर्स ऑफ सॉफ्टवुड है वहाँ पे। ये तो यहाँ पे भी मिलते हैं, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, इनको क्या कहते हैं, नॉर्डिक कंट्रीज कहते हैं। कॉनिफरस फॉरेस्ट एंड मॉडरेट डेंसिटी। ऑलमोस्ट ऑल कॉनिफर्स आर एवरग्रीन, क्योंकि इनके पत्ते गिरते नहीं हैं, इसलिए देयर इज नो एनुअल रिप्लेसमेंट ऑफ लीव्स। कॉनिफर्स आर कॉनिकल इन शेप, लीव्स आर स्मॉल, थिक, लेदरी एंड निडल शेप। कॉनिकल शेप में वही होता है कि बर्फ देखो स्नो एक्यूमुलेशन नहीं हो पाएगा, इसलिए। लीव्स आर स्मॉल, थिक, ठीक है, लिटिल अंडर ग्रोथ, ठीक है, ये सब। नीडल, द पोडजोइल सॉइल ऑफ द कॉनिफरस आर फॉरेस्ट आर पुअर, ठीक है, आगे चलते हैं। एक दो क्वेश्चन और करेंगे फिर बंद करेंगे इसको। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यार ये क्या हो रहा है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू स्टेपी क्लाइमेट। स्टेपी आप हिस्ट्री में, एंशिएंट हिस्ट्री में भी पढ़ते होंगे कि स्टेपी रीजन से आर्यन आए थे इधर, ये सब। तो स्टेपी रीजन आपका वो होता है, वो वाला हिस्सा, मंगोलिया, ईरान, इधर जहाँ पे ग्रासलैंड है, ठीक। आगे देखते हैं हम क्या पूछा इसमें। द स्टेपी टाइप ऑफ क्लाइमेट इन बोथ द नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर हैव एक्सट्रीम विंटर एंड समर। देखो, बोथ में एक्सट्रीम विंटर एंड समर नहीं होगा। नॉर्थ वाले में तो समझ में आ रहा है क्योंकि वो समुद्र से दूर है, लेकिन साउथ वाला में तो कॉन्टिनेंटलिटी फैक्टर आ जाएगा ना, तो उसमें नहीं होगा आपका एक्सट्रीम वेदर। जैसे ये आपका इक्वेटर है, ये आपका 30 डिग्री इधर, 30 डिग्री साउथ, तो जो आपका इधर है लैंड मास ज़्यादा है, इधर लैंड मास कम है, तो यहाँ पे आपका कॉन्टिनेंटलिटी फैक्टर नहीं आता है, मॉडरेट टाइप ऑफ क्लाइमेट हो जाएगा, तो एक्सट्रीम वेदर नहीं होगा सदर्न हेमिस्फीयर में, तो ये गलत है। द स्टेपी टाइप ऑफ क्लाइमेट इज फाउंड इन ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। ट्रॉपिकल रीजन में नहीं, टेम्परेट रीजन में मिलते हैं, ये भी गलत है। ट्रॉपिकल रीजन मतलब ये हो गया ना 30 से 0 के बीच में, तो ये वाले में तो नहीं मिलता ये, तो ये भी गलत हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा इसका आंसर, नीदर वन नॉट टू। ये भी गलत, ये भी गलत। एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं अभी हम। स्टेपी टाइप ऑफ क्लाइमेट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रिसीव एक्सट्रीम टेम्परेचर। देखो एक्सट्रीम क्योंकि है वहाँ पे, क्योंकि समुद्र से दूर है, लेकिन वही चीज़ देखो ड्यू टू कॉन्टिनेंटलिटी लिखा है ना, वही चीज़ हो गई। लेकिन स्टेपी जो साउथ में होता है वहाँ पे वो मॉडरेट टेम्परेचर रहता है, क्योंकि नीचे लैंड मास कम होता है ना। जगह वर्ल्ड मैप भी हम देखें, जैसे मान लो ऐसे है, ये हमारा नॉर्थ अमेरिका हो गया, यहाँ पे साउथ अमेरिका हो गया ऐसे, ये आपका यूरोप हो गया, ये आपका हो गया अफ्रीका, एक सेकेंड, अफ्रीका हो गया, ये आपका एशिया हो गया ऐसे, ठीक है, ये हो गया ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये आपका इक्वेटर हो गया, तो ये यहाँ पे जो है ना पानी बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर रहता है स्टेपी रीजन में भी। लेकिन यहाँ पे
ज़मीन ज़्यादा है, समुद्र से दूर है, तो यहाँ पे कॉन्टिनेंटल फैक्टर आ जाता है, तो इसलिए एक्सट्रीम वेदर होते हैं। तो ये हो गया, हमारे आगे बढ़ते हैं। देखो ये ऊपर भी मैंने बताया था, स्टेपी यहाँ पे अर्जेंटीना में पाम्पास है, साउथ अफ्रीका में वेल्ड है, कैंटरबरी न्यूजीलैंड में बताया था। अगला प्रश्न, विद रेफरेंस टू द प्लेट टेक्टोनिक थियरी, इट वाज प्रपोज्ड बाय अमेरिकन जियोलॉजिस्ट हेनरी हेस इन 1961। हेनरी हेस का कोई दूसरा था, हेनरी हेस का ये नहीं है, ये आपका एनसीईआरटी में भी दिया है दूसरे तीसरे चैप्टर में। हेनरी हेस का तो वो था, सी फ्लोर स्प्रेडिंग वाला था इसका थियरी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग, तो ये गलत है। अब ये किसका था, मतलब प्लेट टेक्टोनिक, दो तीन नाम है यार उसमें, बुक में इंग्लिश नेम है, याद नहीं आ रहा मुझे, लेकिन हेनरी हेस का सी फ्लोर था, तो ये पहला तो गलत है हमारा। प्लेट्स आर कंपोज्ड ऑफ बोथ कॉन्टिनेंटल एंड ओशियानिक क्रस्ट, प्लेट्स आर कंपोज्ड ऑफ, हाँ ठीक है, ये दोनों से बने रहते हैं। The movement of the hot softened mantle below the crust causes the plate movement। तो भाई हमारा अर्थ है, यहाँ पे कोर है, यहाँ पे मोल्टन मटेरियल अगर ऐसे आता है तो ऐसे चलता है, ऐसे सर्कुलेशन होता है इसमें, तो इसका क्रस्ट से इसीलिए मूवमेंट होता है क्योंकि मोल्टन है। हाँ तो ठीक है, ये भी थोड़ा लॉजिकली सोचे तो आंसर फटाफट आ जाएंगे हमारे, तो इसका आंसर बी होना चाहिए, 2 और 3। एक्सप्लेनेशन देखते हैं अब हम। द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक वाज प्रपोज्ड, देखो मैकेंजी पार्कर एंड मॉर्गन, हाँ एमपीएम, ये दिया आपके एनसीईआरटी में, मैकेंजी पार्कर एंड मॉर्गन। हेनरी हेस आपका सी फ्लोर स्प्रेडिंग से जुड़े हुए हैं, ये भी एनसीईआरटी में है। स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट, क्यों करेक्ट है भाई, क्योंकि लिथोस्फीयर प्लेट इसलिए मूव करता है क्योंकि नीचे लिक्विड में रहता है। प्लेट्स मूव, नहीं एक सेकेंड, इरेगुलर शेप स्लैब ऑफ सॉलिड रॉक, द प्लेट में भी कंपोज है बोथ, हाँ बोथ कॉन्टिनेंटल ओशियनिक क्रस्ट दोनों होता है ना, ओशियनिक क्रस्ट आपका थोड़ा पतला होता है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट मोटा होता है, ये याद रखना। और हॉरिजॉन्टल मूव करता है स्टेनोस्फीयर में, इसलिए क्योंकि वो स्लो मूवमेंट ऑफ हॉट सॉफ्टन मेंटल होता है, इसी कारण आपका क्रस्ट मूव करता है, और भूकंप भी आता है, अर्थक्वेक भी आता है, सॉरी वोल्केनो भी आते हैं। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 58, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द वार्म टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन, वार्म टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन, देखो इस नाम से क्या पता चलता है हमें, अगर इसको हम ड्रॉ करें, ये हो गया आपका अर्थ का 0 डिग्री, अब वार्म है, टेम्परेट है, टेम्परेट है मतलब कि इक्वेटर से दूर होगा, 60 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री के ऊपर होगा, यहाँ पे कहीं पे होगा। ईस्टर्न मार्जिन मतलब कि जो कॉन्टिनेंट का ईस्टर्न मार्जिन है इस वाले साइड पे होगा, ठीक है, अब पढ़ते हैं समझ में आएगा। इट एक्सपीरियंस एक्सट्रीम टेम्परेचर विद स्कार्स रेनफॉल, देखो ईस्टर्न मार्जिन पे है मतलब कि समुद्र के पास में होगा, और अगर समुद्र के पास में तो एक्सट्रीम टेम्परेचर नहीं होगा, ये भी ऊपर हमने क्वेश्चन में देखा था, तो ये गलत है। इट इज फाउंड इन द साउथ ईस्ट यूएसए, साउथ ईस्ट यूएसए, जैसे यूएसए का मैप ऐसे है कुछ, ठीक है, यूएसए ऐसे है, तो साउथ ईस्ट ये वाले इलाके में, बॉर्डरिंग द गल्फ ऑफ मैक्सिको एंड पराना पैराग्वे उरुग्वे बेसिन, बिल्कुल ठीक है, ये नॉर्थ ईस्टर्न वेस्ट टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन का क्वेश्चन है, तो साउथ ईस्ट यूएसए में मिलेगा, ठीक है ये। तो आपका ये वाला आंसर तो गलत था, ये वाला सही था। तीसरा देखते हैं हम, द क्लाइमेट कैन ओनली सपोर्ट द लोवेस्ट फॉर्म ऑफ वेजिटेशन, मोसेस, लाइकेंस एंड सेजेस, देखो मोसेस, लाइकेंस, सेजेस, लाइकेंस पे क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुका है पहले, ये आपका आर्कटिक रीजन में जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ होता है वहाँ पे मिलते हैं, तो ये तो टेम्परेट रीजन की बात हो रही है, तो ये गलत हो जाए आपका। यहाँ पे बाकी सब कुछ सपोर्ट करता है, ये सब नहीं सपोर्ट करेगा, बहुत ज़्यादा ठंडे में होता है ये, तो इसका आंसर ओनली 1 होगा। एक्सप्लेनेशन अब हम पढ़ेंगे क्यों ओनली 1 होगा। देखो 58 का है, मतलब कि ओनली 1, द वार्म टेम्परेचर ईस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट इज फाउंड ऑन द ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, ईस्टर्न मार्जिन मतलब इधर वाले पे, ठीक है। इट इज typified by warm moist summer and cool dry winter, स्ट्रांगली मॉडिफाइड बाय मैरीटाइम इन्फ्लुएंस, देखो समुद्र किनारे में मैरीटाइम इन्फ्लुएंस आ जाएगा इसमें। बारिश यहाँ पे 25 से 60 इंच की है, ये कहाँ पे, यूएसए में था, गल्फ ऑफ मैक्सिको, प्राना पैराग्वे उरुग्वे बेसिन, देखो मैप में ये आपका जीसी लियोंग से बुक से मैप दिया, देखो यही बिल्कुल बता रहे थे मैं, ये आपका 30 डिग्री हो गया, ये 0 डिग्री, 30 डिग्री साउथ और 30 डिग्री नॉर्थ। अब देखो यहाँ पे है, ये फ्लोरिडा स्टेट है अमेरिका का, तो ये इधर इसके साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, ये भी यहाँ पे भी साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, साउथ ईस्ट सब लोग मतलब यहीं पे टेम्परेट वाले में, जहाँ पे 30 डिग्री पार कर रहा है ऊपर नीचे वहीं पे हैं। ये देखो कोस्ट के किनारे पे हैं सब, ये भी कोस्ट, ये भी कोस्ट, तो अगर लॉजिकली सोचोगे ना तो ये सब चीज़ें बहुत ही क्लियर हो जाए, ऐसे रटने से याद नहीं होना ये।
अब इसमें लग्जरियंट होता है, जैसे कि जैसे इसका लो लैंड है वहाँ पे एवरग्रीन ब्रॉड लीव्ड फॉरेस्ट मिलेंगे, वही आपके हाई लैंड पे आपको कोनिफरस मिलते हैं। ठीक है, सॉफ्टवुड का ऊपर हमने इसका भी क्वेश्चन किया है। आगे बढ़ते हैं हम, कौन सा क्वेश्चन है ये, 60 तक करते हैं इसको। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, फेमस प्लेसेस उज्जैन, शिप्रा, बिल्कुल ठीक है। उज्जैन में आपका एक जो ज्योतिर्लिंग भी है महाकालेश्वर। तो अयोध्या, गोमती, गोमती नदी आपका लखनऊ में होती है, उत्तर प्रदेश की राजधानी। अयोध्या में सरयू नदी होती है, सरयू, आपने सुना भी होगा, सरयू के घाट पर अयोध्या में। तो आपका ये गलत है। श्रीनगर, झेलम नदी, बिल्कुल ठीक है। झेलम इसका वेरीनाग स्प्रिंग से निकलता था ना ये, नहीं झेलम का ऊपर हमने किया था ना क्वेश्चन अभी, सतलज था वो, तो वो रक्कास लेक वाला था। हाँ, मदुरई आपका, मदुरई कौन से पे है, मदुरई आपका वैगई रिवर के कॉर्नर मतलब किनारे है, कावेरी रिवर के नहीं। तो वैगई रिवर भी तमिलनाडु में बहती है। मदुरई में भी एक मीनाक्षी मंदिर है काफ़ी प्रसिद्ध। तो आपका कौन सा इसमें आंसर होना चाहिए, ये 2 और 4 तो गलत है, 3 और 1 सही है, तो इसका आंसर ओनली 2 हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन में देखते हैं क्या दिया है, बी होना चाहिए इसका आंसर। हाँ, इसका आंसर ठीक है, बी दिया है। अयोध्या आपका सरयू नदी पे है, बिल्कुल ठीक। मदुरई आपका वैगई नदी पे है, यही कहा था मैंने, कावेरी नदी पे नहीं है। उज्जैन शिप्रा नदी पे है, ये आपका धार डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में निकलती है। और श्रीनगर आपका झेलम नदी के किनारे पे है, लेक्स बिटवीन एंड द शोर्स ऑफ डल लेक एंड अचार लेक्स बिटवीन हरि पर्वत एंड शंकराचार्य हिल्स। ठीक है, देखो झेलम ओरिजिनेट वेरीनाग स्प्रिंग में ओरिजिनेट करती है, वो हमने देखा था, वो सतलज था, वो क्या था उसका, रकास लेक पे ओरिजिनेट कर रही थी। सबसे पहला क्वेश्चन था हमारा इस सेशन का। एक क्वेश्चन और करेंगे फिर इसको हम बंद करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द लेक्स मूविंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। लेक कौन कौन से दे रखे हैं इसमें, लेक विक्टोरिया, लेक तंग, देखो लेक विक्टोरिया आपका तंजानिया में है, ठीक है, इसका नाम इन्होंने पता नहीं क्यों नहीं बदला, बदल देना चाहिए अब तो। लेक तंगाइका, लेक तंगाइका आपका मिलता है डीआरसी में, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। और लेक मलावी मिलता है आपका जाम्बिया में शायद, जाम्बिया में, जाम्बिया मोजाम्बिक में, एक सेकंड मैप से समझ में आएगा, जो साउथ पार्ट होता है ना इधर अफ्रीका का, तो यहाँ पे हमारा सोमालिया है, केनिया यहाँ पे है, फिर तंजानिया यहाँ पे है, मोजाम्बिक यहाँ पे है, और डीआरसी आपका इधर है। ठीक है, तो तंजानिया में हमारा इधर हो गया विक्टोरिया, डीआरसी में मैंने बोला था ये क्या है, तंगाइका लेक। ठीक है, तो 1 2, और कौन सा है, लेक तुर्काना, लेक तुर्काना आपका कीनिया में था, कीनिया भी न्यूज़ में भी था, वही बहुत वहाँ पे केओस हो रहा था, तो कीनिया में है ये लेक तुर्काना। तो क्या पूछा है, नॉर्थ टू साउथ पूछा है ना, तो नॉर्थ टू साउथ में तो कीनिया सबसे ऊपर है, तो लेक तुर्काना सबसे पहले आना चाहिए, तो हमारा ये वैसे एलिमिनेट हो गया, ये और ये नहीं, ये वाला, ये वाला, तो बी या डी में से इसका आंसर होगा, ये तो श्योर है। अब देखो लेक विक्टोरिया तंजानिया में है, तो लेक विक्टोरिया तंजानिया दोनों में ठीक है, अब इसमें कंपटीशन है। लेक मलावी आपका, लेक मलावी आपका मोजाम्बिक में है, तो लेक मलावी अगर मोजाम्बिक में है तो ये सबसे लास्ट में होना चाहिए, तो लेक मलावी ये है मोजाम्बिक, तो ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। बहुत ज़्यादा हमने इधर इंटरफेरेंस कर दिया, इसको साफ कर लेने दो, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, क्योंकि लेक तुर्काना सबसे ऊपर आएगा कीनिया में, विक्टोरिया तंजानिया, लेक तंगई का डीआरसी में, और लेक मलावी आपका मोजाम्बिक में। एक्सप्लेनेशन में देखते हैं क्या, इसका आंसर बी होना चाहिए। अगर मैप आता है आपको अफ्रीका का तो आप ये बिल्कुल आसानी से कर लेंगे, मैप ऐसा कुछ होता है अफ्रीका का, ये सऊदी अरेबिया पेनिनसुला, तो ये यहाँ की रीजन की बात कर रहे हैं। तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम, देखो बिल्कुल ठीक है, ये रहा आपका कीनिया, लेक तुर्काना यहाँ पे है, तंजानिया, तंजानिया में भारत आईआईटी मद्रास का कैंपस भी बना है, ये भी याद रखना। यहाँ पे लेक विक्टोरिया, लेक विक्टोरिया एक्चुअली 3 देश में शेयर करते हैं, देखो उगांडा, कीनिया और विक्टोरिया में, अरे तंजानिया में इसका ज़्यादा बड़ा पार्ट है, इसलिए मैं तंजानिया कहा था। और लेक तंगई का आपका डीआरसी में, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, यहाँ पे भी अभी युद्ध वाले हालात चल रहे थे। और लेक मलावी, लेक मलावी आपका, ये आपका लेक मोजाम्बिक में है, देखो यहाँ पे मोजाम्बिक दे रखे हैं ना। ठीक है, तो सबसे नॉर्थ में तो कीनिया वाला ही है, ये लेक तुर्काना ही, तो इसलिए मेरा आंसर वो था।
बाकी मैप याद कर लेना, मैप बहुत इंपॉर्टेंट है, 3-4 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं। तो ये वाला सेशन हम यहीं एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। लाइक और सब्सक्राइब कर लेना, बाकी अगले सेशन में मिलते हैं।